नमस्कार, न्यूज 18 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर और आगे बढ़ने से पहले एक रुख सुर्खियों की तरफ। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज शाम थम जाएगा चुनाव प्रचार का शोर। शुक्रवार को 13 राज्यों की 88 सीट पर डाले जाएंगे वोट। तीसरे चरण के चुनाव प्रचार ने पकड़ी रफ्तार। प्रधानमंत्री आज मध्य प्रदेश में करेंगे ताबड़तोड़ जनसभाएं। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में भी करेंगे चुनावी रैली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज वाराणसी में भाजपा के चुनाव कार्यालय का करेंगे शुभारंभ। केरल और महाराष्ट्र में भी करेंगे चुनावी सभाएं। वहीं जेपी नड्डा बिहार में देंगे चुनाव प्रचार को धार। तीसरे चरण के लिए विपक्ष का भी धुआंधार प्रचार जारी। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक राज्य के लोगों से मांगेंगे वोट। वहीं बीआरएस अध्यक्ष के चंद्रशेखर राव तेलंगाना के मिर्यालगुड़ा में ठोकेंगे ताल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के उत्तराखंड दौरे का आज अंतिम दिन। देहरादून में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी में भारतीय वन सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों के दीक्षांत समारोह में लेगी भाग। देश भर में आज मनाया जा रहा है पंचायती राज दिवस। विज्ञान भवन में विशेष कार्यक्रम। संस्थाओं के महत्व को स्वीकार करने और जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत बनाने पर समर्पित है ये दिन। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में पारित होने के बाद सेनेट में $95 अरब की सहायता वाले बिल पर वोटिंग। कानून में यूक्रेन, इजरायल और ताइवान को आर्थिक सहायता देने का प्रावधान। आईपीएल में आज होने वाले मैच में गुजरात टाइटंस का सामना दिल्ली कैपिटल्स के साथ। वहीं कल खेले गए मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को हराया। और खबरों में सबसे पहले बात करते हैं 24 की चुनौती से जुड़ी हुई। देश की 88 लोकसभा सीटों पर दूसरे चरण के तहत मतदान 26 अप्रैल को होना है। इससे पहले आज शाम 6 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 88 लोकसभा सीटों पर होना है। असम, बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर वो 13 राज्य हैं जहां दूसरे चरण में वोटिंग होनी है। दूसरे चरण में खास चर्चा केरल की वायनाड सीट की है, जहां से कांग्रेस नेता राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा ओम बिरला, भूपेश बघेल, हेमा मालिनी, अरुण गोविल, शशि थरूर और राजीव चंद्रशेखर की सीटों पर भी दूसरे चरण में मतदान होना है। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन। इसके साथ ही तीसरे चरण के लिए चुनावी प्रचार भी जोर पकड़ चुका है। सभी दलों ने मतदाताओं को लुभाने में पूरी ताकत झोंक दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार जनसभाएं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आज छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ में सरगुजा जिले के अंबिकापुर में एक जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। इसके बाद मध्य प्रदेश के सागर और बैतूल क्षेत्रों में प्रधानमंत्री की जनसभा होगी। साथ ही भोपाल में प्रधानमंत्री के रोड शो का भी कार्यक्रम है। भाजपा के स्टार प्रचारक अमित शाह आज केरल, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में बीजेपी उम्मीदवारों के पक्ष में ताबड़तोड़ चुनावी प्रचार करेंगे। अमित शाह अपने चुनावी कार्यक्रम की शुरुआत केरल की आलपुझा लोकसभा सीट से करने वाले हैं। यहां वो एक चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। अमित शाह महाराष्ट्र के अमरावती में पार्टी उम्मीदवार नवनीत राणा के समर्थन में एक चुनावी जनसभा को संबोधित कर बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाएंगे। शाम को अमित शाह उत्तर प्रदेश में वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकसभा क्षेत्र में भाजपा के चुनावी कार्यालय का भी उद्घाटन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के
राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बिहार के खगड़िया जिले में गोगरीपुर जमालपुर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। बिहार के खगड़िया लोकसभा सीट पर तीसरे चरण में चुनाव होना है। इसके मद्देनजर जेपी नड्डा भारी मतों से एनडीए को जीत दिलाने की अपील करेंगे। केरल में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान का दिन नजदीक आ गया। इस बीच केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ हमला बोला। उन्होंने राहुल गांधी को एक गैर गंभीर और अपरिपक्व राजनेता बताया। पिनरई विजयन ने कहा कि कई बार जब देश में गंभीर राजनीतिक घटनाक्रम हुआ तो राहुल गांधी यहां थे ही नहीं। उन्होंने कहा कि देश के लोगों का अनुभव है कि वह कोई गंभीर राजनेता नहीं है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। न्यूज़ एट 10 में लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे अयोध्या। बरसों की प्रतीक्षा के बाद हमारे अयोध्या का गौरव लौटा है। नहीं तो पहले टेंट, टूटे घाट, गंदगी, कोई फैसिलिटी नहीं। और अब काशी देखो, केदारनाथ देखो, उज्जैन देखो, सोमनाथ देखो, सब भव्य दिव्य। और मोदी जी कहते हैं ये तो बस ट्रेलर है, आस्था का परचम लहराता रहे। ये है मोदी की गारंटी, इसलिए हमारा पहला वोट मोदी को। ये है हमारी भी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। शुक्ला बता रहा था आपके बाबूजी ने जायदाद का कुछ हिस्सा नौकर के नाम कर दिया। अब नौकर हर काम अपना घर समझ के करेगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत और आइए रुक करते हैं खबरों का। बीजेडी अध्यक्ष और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक आज ओडिशा के हिंजली विधानसभा क्षेत्र में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। गौरतलब है कि ओडिशा में लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव साथ साथ हो रहे हैं। राज्य में मुख्य मुकाबला बीजेडी, बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। वहीं तेलंगाना में BRS के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव राज्य के मिर्यालगुड़ा में एक चुनावी जनसभा करने वाले हैं और मतदाताओं से अपने दल के पक्ष में मतदान करने की अपील भी करेंगे। कांग्रेस के संपत्ति सर्वे की घोषणा के बाद देश में सियासी बवाल बढ़ गया और कांग्रेस घिरती हुई नजर आ रही है। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने अमेरिका के विरासत कर प्रणाली को भारत में लागू करने की वकालत की है। पित्रोदा ने दावा किया कि इस कानून के तहत व्यक्ति की मौत के बाद 55% संपत्ति US सरकार जब्त कर लेती है और इसमें ये कयास भी लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस के न्याय पत्र में संपत्ति सर्वे कराकर कर के धन अल्पसंख्यकों और वंचित वर्ग को बांटने में घोषणा को अगर देखा जाए तो कहीं मृत्यु के बाद लोगों की संपत्ति जब्त तो नहीं करवा ली जाएगी। आइए सुनते हैं इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने इस विषय पर आखिर कहा क्या है। In America, there is an inheritance tax. So if, let's say, one has $100 million worth of wealth, and when he dies, he can only transfer probably 45% to his children. 55% is grabbed by government. Now that's an interesting law. It says, you in your generation made wealth, you are leaving now, you must leave your wealth for public. Not all of it, half of it. Which to me sounds fair. In India, you don't have that. If somebody is worth 10 billion and he dies, his children get 10 billion. Public get nothing. And law says, you get half of it, public gets half of it. So these are the kind of issues people will have to debate, discuss. I don't know what the conclusion would be at the end of the day. But when we talk about redistributing wealth, we are talking about new policies, new programs that are in the interest of the people and not in the interest of super rich only.
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी ने देश के संसाधनों पर मुसलमानों के पहले अधिकार वाले मुद्दे पर कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक अंतिम छोर पर रह रहे लोगों का है और मुस्लिम देश में सबसे पिछड़ा है और इसमें मुझे कोई एतराज नजर नहीं आता। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने यही कहा था कि जो अंतिम बिल्कुल आखिरी लाइन में जो लोग खड़े हैं, जो देश के सबसे पिछड़े लोग हैं, और निश्चित तौर से उसमें मुसलमान आता है, मुसलमान सबसे पिछड़ा है देश के अंदर। तो उन्होंने ये नहीं कहा था कि मुसलमानों के लिए पहला हक है, उन्होंने कहा था सबसे पिछड़े लोगों पर सबसे पहला हक है। तो इसमें मुझे कहीं कोई एतराज़ नज़र नहीं आता है। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। तब घर में अगर कोई बीमार पड़ जाए ना तो इलाज के लिए घर बिक जाता था, पीढ़ियां कर्ज में डूब जाती थी। और आज तो अस्पताल के खर्चे की फिक्र नहीं सताती। और याद है जब 60 साल में सिर्फ 7 एम्स बने थे, वहीं 10 साल में 16 नए बन गए। और फिर भी मोदी जी कहते हैं ये तो बस ट्रेलर है। करोड़ों लोगों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिला है। ये है मोदी की गारंटी। तो फिर हमने भी सोच लिया, फिर एक बार मोदी सरकार। और ये है हमारी भी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2024 को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि पिछले कुछ वर्षों में CDRI की वृद्धि प्रभावशाली रही, जो भविष्य के लिए एक अच्छा संकेत है। We must invest in resilient infrastructure today for better tomorrow. Resilience needs to be factored into new infrastructure creation. Further, it also needs to be a part of post-disaster rebuilding. After disasters, the immediate focus is naturally on relief and rehabilitation. After the initial response, our focus should also include resilience of infrastructure. In the last few years, the growth of the Coalition for Disaster Resilient Infrastructure has been impressive. We have come a long way since 2019 when CDRI was launched. It is now a global coalition of 39 countries and 7 organizations. This is a good sign for the future. चुनाव के दौरान ईवीएम के जरिए डाले गए वोटों के साथ वीवीपैट पर्चियों का 100% मिलान करने का निर्देश देने की मांग वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट इस दौरान कुछ दिशा निर्देश भी जारी कर सकता है। इससे पहले 18 अप्रैल को सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि अगर 100% वीवीपैट का मिलान ईवीएम से कराया जाता है तो ये बैलेट पेपर से चुनाव कराने जैसा ही हो जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के उत्तराखंड दौरे का आज अंतिम दिन है। राष्ट्रपति आज देहरादून में भारतीय वन सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। इसमें पहले कल राष्ट्रपति एम्स ऋषिकेश के चौथे दीक्षांत समारोह में शामिल हुई थी। दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर ईडी को आज सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करना है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को दिल्ली हाई कोर्ट के जरिए सही ठहराए जाने के बाद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है।
2008 में मुंबई में हुए आतंकी हमले को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तत्कालीन यूपीए सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। हैदराबाद में आयोजित फॉरेन पॉलिसी द इंडिया वे फ्रॉम डिफेंडेंस टू कॉन्फिडेंस विषय पर आयोजित सत्र को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री ने दावा किया कि जब 2008 में मुंबई में आतंकी हमला हुआ और उसमें साफ तौर पर पाकिस्तान की संलिप्तता पाई गई, इसके बाद भी उस समय की सरकार ने उसके खिलाफ कुछ नहीं करने का फैसला लिया। तत्कालीन यूपीए सरकार का तर्क था कि पाकिस्तान पर हमला ना करने की तुलना में उस पर हमला करना अधिक महंगा होगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि आज भारत वैश्विक दक्षिण के देशों की आवाज है। ग्लोबल साउथ के लगभग 125 देश दुनिया में अपने मुद्दों को लेकर भारत की ओर देखते हैं और हम पर भरोसा करते हैं। और फिलहाल न्यूज़ 18 में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। सियासी बिसात पर